आज हम इस मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। इसके पहले वाले मॉड्यूल में हम लोग ने देखा था, मॉड्यूल 4 में, व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज व्हीटस्टोन। और यहां पे ये जो डिफरेंस है, यहां पे मीटर ब्रिज है, वहां पे ब्रिज या नेटवर्क जिसे बोला जाता है। तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का यूज क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं। इसका यूज है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो आपके दिमाग में फट से क्वेश्चन आएगा, तो सर जो इसके पहले हम लोग ने किया था व्हीटस्टोन नेटवर्क, उसका यूज क्या था? उसका यूज भी सेम है। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन नेटवर्क, दोनों का जो वर्किंग है या दोनों का जो फंक्शन है, दोनों का जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अब क्वेश्चन सेकंड ये अराइज होता है कि सर हम अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, जब दोनों का फंक्शन सेम है तो मुझे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। व्हीटस्टोन नेटवर्क हालांकि यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है, देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, जो कि हम लोग ने मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता, आप एक बार उस मॉड्यूल को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके वर्किंग के बारे में बात करूं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें वर्किंग ना बोल के मैं इसके कंस्ट्रक्शन के पहले बारे में बात करता हूं। तो इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, राइट? और इन रेजिस्टेंस को मुझे ऐसे एडजस्ट करना होता है सो दैट इसमें जो करंट है वो मेरा जीरो हो जाए, जो जी से फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होता है वो जीरो हो जाए। पर याद रखना, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सिंगल वैल्यूड रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब मुझे इनको चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले इनको डीसोल्डरिंग करना होगा, मतलब यहां से निकालना होगा हर एक को, यहां से निकालना, उसके बाद फिर से उसको अटैच करना, फिर निकाल के दूसरी वैल्यू को लगाना। ये तब तक मुझे करना होगा जब तक ये करंट जीरो ना हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये निकालना और उसको फिर से वहां पे डालना इज क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस। तो हम लोग ने इस डिफिकल्टी को दूर किया बाय यूजिंग द अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो इसमें भी 4 चीजें हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और वर्किंग में हम इसका पढ़ लेंगे डेरिवेशन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले इसके पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है इसका। इसका जो प्रिंसिपल है वो काफी सिंपल है। यहां पे लिखा गया है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। मतलब यहां पे कुछ लिखना नहीं, आपको बस इतना लिख देना है कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो व्हीटस्टोन नेटवर्क काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल होता है कि नो करंट फ्लोज बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, जो कि हम लोग ने इसके पहले वाले मॉड्यूल में डिस्कस किया है। तो बस आपको यही लिख देना है कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क, और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये टू इक्वी पोटेंशियल एंड ऑल, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आपको ये अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क आपने यहाँ पे लिख दिया मतलब आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क पता है। पर अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट। इसके आप डायग्राम की बात करते हैं, जो इसके सर्किट डायग्राम में देखिए तो आपको पता चलेगा कि काफी सिंपल सा सर्किट दिख रहा होगा आपको, देखिए, राइट? तो काफी सिंपल सा सर्किट है इसका। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो C1 और C2 है ये कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, और C3 भी कॉपर स्ट्रिप्स है, मतलब ये मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये वायर होता है, ओके? इस वायर का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, या इसको मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर। इसीलिए इस पूरे टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, बिकॉज इसमें 1 मीटर का वायर एंड स्केल यूज होती है, इसीलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज।
ठीक है। तो इसमें 3-4 चीजें वो याद रखना। सबसे पहले इसमें कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, उसके बाद इसमें 2 गैप होते हैं, एक में जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस आप लगाते हो, और दूसरे में आप लगाते हो रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा दिखता है, क्या होता है ये सब। और इसमें एक स्केल है, और बाकी हम लोग इसमें पावर देते हैं बाय यूजिंग सेल, की एंड रियोस्टेट। तो ये दिखता कैसा है मैं आपको इसको दिखाऊंगा। चलिए मैं इसको आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक छोटा सा डायग्राम, देखिए ये ऐसे दिखता है कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता दूं, ये जो है ये C1 है, ये जो है ये आपका C2 था, और ये जो आपका था C3। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो कॉपर स्ट्रिप्स की, मतलब मेटल की बनी हुई है ताकि कंडक्टिविटी हो। ये दिख रहा होगा आपको, ये वायर है, इस वायर के ऊपर, मतलब इसके ऊपर तो नहीं, मतलब इसी के नीचे एक स्केल लगी हुई है जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। इसीलिए इस पूरे सेटअप को बोला जाता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, तो इस गैप में आप लगाओगे अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसका यूज क्यों किया जाता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद देखिए इसमें हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा दिखता है मैं आपको डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में। और यहाँ से कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद जॉकी कनेक्टेड होता है। तो ये मैं हल्का हल्का आपको बता दिया क्या होता है इसमें। अब इसको जरा अगर इसको जो सॉरी इसको अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपके जो रफ डायग्राम है, तो जो इसका सर्किट डायग्राम है उससे, तो ये देखो कुछ इस तरह से डिफरेंस दिखता है आपको। तो आप इसको आराम से देख लीजिए। ये C1, ये रहा आपका C1, ये C3, तो ये मिडल में C3 है, और ये C2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये C2, राइट। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखो ये बीच में जो स्केल है वो ये नीचे रहा स्केल, और ये जो वायर है ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला वायर, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाला वायर है। तो लेंथ ऑफ स्केल एंड वायर इज सेम, दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम आप बना लेना वीडियो को पॉज करके, काफ़ी सिंपल है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप हो सके तो इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम वगैरह आप बनाइए और नोट्स लिखते जाइए, सो दैट आपका चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं क्या एग्जैक्टली है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ थिन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर AC of length 1 meter and is fixed on the wooden board between thick copper strip C1 and C2। तो ये जो पहला पॉइंट है काफ़ी सिंपल सा है कि ये व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज है वो कंसिस्ट क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है थिन यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर। मतलब थिन का मतलब काफ़ी पतला, यूनिफॉर्म मतलब वो हर जगह से सेम होगा, उसका सेम डायमीटर होगा हर जगह पे। होमोजीनियस मतलब वो एक ही मटेरियल से बना हुआ है पूरा वायर। कंडक्टिंग वायर मतलब वो कंडक्ट करता है। और उस वायर का जो नाम है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उस वायर का नाम है, यहाँ पे हम देंगे A और यहाँ पे रहेगा C, तो उस वायर का नाम है AC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, या आप 100 सेंटीमीटर इसे बोल सकते हैं। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसके बीच में फिक्स्ड है, द कॉपर स्ट्रिप C1 एंड कॉपर स्ट्रिप C2। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज फिक्स्ड बिटवीन कॉपर स्ट्रिप C1 एंड C2। होपफुली आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द थर्ड कॉपर स्ट्रिप, मतलब देखो ये C3, द थर्ड कॉपर स्ट्रिप C3 इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड सच दैट इट फॉर्म्स 2 गैप। इस C3 को मैंने ऐसे कनेक्ट किया है कि ताकि ये C1 और C2 का यूज करके यहाँ पे 2 गैप बना दे। और आपको दिख रहा होगा 2 गैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। तो मैंने C3 को ऐसे फिक्स किया है ताकि यहाँ पे 2 गैप फॉर्म हो जाए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। ये देखो सर्किट मैं आपको फिर से आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको दिखे, सब समझ में आए, राइट। देखिए, द अननोन रेजिस्टेंस X is connected in 1 gap
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो पहले गैप में मैंने क्या लगाया है, अननोन रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने उसको X से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो दूसरे गैप में मैंने लगाया है वो है रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। तो इस कनेक्टेड रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे दिखता है। ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं देखने में। तो ये देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनलार्ज में कर दूं तो शायद आपको अच्छे से और दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये जो गैप में एक वायर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वायर को बोला जाता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो सिस्टम दिख रहा है ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब इसमें बहुत सारी रीडिंग होती है ताकि मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर पाऊँ, जो कि आपके व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में फैसिलिटी है, जबकि व्हीटस्टोन नेटवर्क में ये नहीं था। व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या करना पड़ता था, आपको वायर को डिसोल्डर मतलब निकालना है, डिसोल्डरिंग करके फिर उसको सोल्डर करना मतलब वहाँ पे फिक्स करना है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैंने लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टर जिसमें मैं वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। तो इसे बोला जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स। अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो आप शायद आपको पता होगा बिकॉज आपने लैब में इसे देखा होगा, फिजिक्स लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स कॉमनली दिख जाता है। तो जो वैल्यूज आप इसमें से निकालोगे वो वैल्यूज का ये रेजिस्टेंस बॉक्स बन जाएगा। जैसे इसमें 10, 5, 50, 100 ऐसी वैल्यूज होती हैं। अगर उसमें 100 की निकालूंगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स बन जाएगा 100 ओम्स का। अगर मैं 100 और 10 का निकालूंगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 100 + 10 दैट इज 110 ओम्स की। तो इस तरह से मैं कोई भी रेजिस्टेंस सेट कर सकता हूँ, राइट। ये रहा गैल्वेनोमीटर और इसे बोलते हैं जॉकी। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो एक गैप में कनेक्टेड और दूसरे गैप में कनेक्टेड आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये जो सेल है E, ये जो की है K, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉट रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें भी होता है ताकि हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सके जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी। तो ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ध्यान से देखिए, सीरीज में आपका सेल, आपकी की और रियोस्टेट, ये तीनों सीरीज में और किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है वायर ए एंड सी से ही कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है अ सेल ई, a key K and rheostat RH are connected in series with the wire AC। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दैट द वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये देखो बीच में आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो एक टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्टेड है बी की तरफ। तो मैं बोलूँगा वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैपिटल G इज कनेक्टेड टू द जॉकी। एक तो ऊपर कनेक्टेड है और दूसरा जॉकी, ये जो डी पॉइंट है ये जॉकी पे जाता है। जॉकी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जॉकी कैसा दिखता है। ये देखो जॉकी ऐसा कुछ दिखता है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया होगा तो मैंने इसके पहले सर्किट दिखाए थे वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ यहाँ पे रखी गई है वो जॉकी कहलाती है। ये जो बीच में है वो जॉकी है। देखिए गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्टेड है दोनों के जंक्शन पे। किसका जंक्शन, अननोन का एंड रेजिस्टेंस बॉक्स के जंक्शन पे, मतलब दोनों जहाँ पे कनेक्ट होगा उसी के बीच के टर्मिनल पे मैंने गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट कनेक्ट किया और दूसरा जो टर्मिनल वो कनेक्टेड है जॉकी के साथ में, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द जंक्शन बिटवीन, यहाँ पे लिखा नहीं आप इसमें ऐड कर सकते हो, द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड आर, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। कि अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ एक्स एंड आर। उसके आगे देखिए ये जो जॉकी होता है वो क्या होता है, द जॉकी इज अ मेटालिक रॉड। आपने देखा होगा ये मेटालिक रॉड जैसा होता है, हुज वन एंड हैज नाइफ एज, जिसका एक सिरा चाकू जैसा होता है, मतलब काफ़ी शार्प होता है ताकि मैं जब वायर पे उसे रखूं तो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू ही मिले। अगर मोटा होगा, थिक होगा तो आपको बहुत सारे रीडिंग कवर करेगा, पर अगर जितना नाइफ एज होगा उतना मैं 0.1 0.2 भी उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, मतलब उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो वो एक साइड जो उसका होता है वो नाइफ एज जैसा होता है और उसको मैं वायर AC पे मैं उसको टच करता हूँ, मतलब ये कुछ ये इस तरह से मैं करता हूँ। देखिए
ये नाइफ एज है, इसको मैं वायर AC पे टच करता हूँ ताकि मुझे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो करे, है ना। तो जो जॉकी होता है वो एक साइड से नाइफ एज होता है, उसको मैं वायर AC पे टच करता हूँ टू मेक अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, राइट। आगे बढ़े, द स्केल इज फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड। ये जो स्केल है वो वुडन बोर्ड, एक जो स्केल है वो फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड, ये पूरे वुडन बोर्ड पे एक स्केल फिक्स्ड होती है जो कि यूज करने के लिए होती है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो होपफुली आपको हर एक पार्ट समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक वायर है, होमोजीनियस थिन एंड होमोजीनियस वायर एंड यूनिफॉर्म भी है, वो वायर AC है जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, राइट। उसके बाद वो कनेक्टेड है बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स C1 एंड C2, ये वायर कनेक्टेड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ जो C3 है, वो इस तरह से मैंने इस सर्किट में कनेक्ट किया है इस पूरे सेटअप में, ताकि वो 2 गैप बनाए। गैप कौन कौन से, ये फर्स्ट गैप बना है यहाँ पे, ये फर्स्ट गैप, और यहाँ पे बना है सेकेंड गैप। उसके बाद देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फोर्थ पॉइंट है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 अननोन, मतलब एक साइड में जहाँ पे पहला गैप है वहाँ पे मैं लगाऊंगा अननोन रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो सेकेंड गैप है मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जो सेल आपका जो सेल है, जो की है और जो रियोस्टेट है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ये सब सीरीज में कनेक्ट किसके साथ हुए हैं, वायर AC के साथ ये कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद आगे देखिए मैं गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल को मैं कहाँ पे कनेक्ट करूंगा, जॉकी के साथ, और दूसरे टर्मिनल को मैं कनेक्ट करूंगा जंक्शन बिटवीन X एंड R। देखिए ये गैल्वेनोमीटर, इसका एक पॉइंट कनेक्टेड है B पॉइंट पे जो कि जंक्शन है X और R का, और दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है जॉकी के साथ में। ये सिंपली आपको जॉकी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये एरो बना दीजिए, ये समझ जाते हैं हम कि वो जॉकी ही है, राइट। तो और लास्ट पॉइंट पे हम बताएंगे कि यहाँ पे एक स्केल कनेक्ट करेंगे जिसका यूज हम करेंगे लेंथ निकालने के लिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, वर्किंग में क्या करेंगे देखिए। इस डायग्राम को देखिए और उसके बाद हम वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए फटाफट। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, पॉइंट वाइज जाते हैं और समझते हैं। नंबर 1, वर्किंग। प्लेस द जॉकी एट पॉइंट A एंड C, मतलब इसे जॉकी है, जो इस जॉकी को हम कहाँ पे टच करेंगे, A पॉइंट पे टच करेंगे। मतलब मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वायर पे ही टच करेंगे, बिकॉज यहाँ से A स्टार्ट होता है और यहाँ पे C है, राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ से नीचे से बता देना, क्योंकि अगर मैं नीचे से बताता हूँ स्केल नहीं बना पाता, इसके लिए मैंने उसको ऊपर से स्टार्ट किया है। तो इस जॉकी को मैं A पॉइंट पे टच करूंगा और मैं टच करूंगा C पॉइंट पे, राइट। जब मैं A और C पे टच करूंगा तो मुझे गैल्वेनोमीटर में एक बार लेफ्ट डिफ्लेक्शन बताएगा, पूरा लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट बताएगा, और जब मैं C पॉइंट पे टच करूंगा तो मुझे एक्सट्रीम राइट डिफ्लेक्शन आना चाहिए। मतलब इनिशियली जब मैं जॉकी को उठाऊंगा तो 0 पे होगा, मतलब नल। उसके बाद जैसे ही मैं लेफ्ट में टच करूंगा तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना चाहिए, और जब मैं राइट में टच करूंगा तो एक्सट्रीम राइट चला जाना चाहिए। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। The place the jockey at point A and C and see the deflection in the galvanometer. The deflection must be on the opposite sides, otherwise adjust the rheostat and the value of resistance from the resistance box. अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये A पे टच करने पे एक्सट्रीम लेफ्ट में चला गया और C पे टच करने से एक्सट्रीम राइट में चला गया, तो आप समझ जाना कि आपका सर्किट इज परफेक्टली करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करोगे, ये जो रियोस्टेट है इसको आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे एंड कुछ रेजिस्टेंस निकालोगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो आपको ये कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी, जिससे आपको डिफ्लेक्शन दोनों एक्सट्रीम एंड साइड्स मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट करने की। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे ध्यान से इसको देखते हैं और समझते हैं क्या लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट। तो डिफ्लेक्शन आपको मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे देखिए, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या है देखिए, अगर आपको ये दोनों कंडीशन ऑब्टेन हो जाती है, मतलब आपका डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है, तो हमको क्या करना है, क्लोज द की के, मतलब ये जो की था इसको मैं क्लोज कर दूंगा सो दैट करंट फ्लो हो।
एंड टेक द सुटेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। सपोज मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली 10 ohms, मैंने निकाल ली, ठीक है। अब ये मैंने क्यों निकाली? सो दैट यहां से इस पूरे सर्किट से एक स्टेडी करंट पास हो, राइट। एक स्टेडी करंट पास होने के लिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद क्या करूंगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं अब जब ये कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी तो मैं अब जॉकी को हर एक पॉइंट पे टच करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और मैं देखूंगा डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 दिखाएगा, राइट। जब मेरा डिफ्लेक्शन 0 मुझे बताएगा तो समझ जाना ये मेरी बैलेंस कंडीशन है। जिस पॉइंट पे भी आपको डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर का शो करे, मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जहां पे करंट फ्लो नहीं होता, समझ जाना उस पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं और ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो अपना जो अगला पॉइंट था वो ये था कि jockeys touched at the various part on the wire AC and determine a point on the wire AC such that the galvanometer shows the zero or the null deflection। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो आपका नल पॉइंट है वो मुझे डी पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। तो ये जो मेरा नल पॉइंट है वो मेरा डी पॉइंट है। आगे देखो मैं क्या करूंगा, आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसको रफ कर दूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में बेटर तरीके से आए। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, राइट। देखिए मुझे डी पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं थोड़ा सा ओके, डी पॉइंट इज माय बैलेंसिंग पॉइंट। उसके बाद देखो मुझे क्या निकालना है। अगर मेरा ये बैलेंसिंग पॉइंट है, सपोज ये स्केल है, राइट। ये स्केल में ये 0 है और ये 100 है, और यहाँ पे सपोज मुझे बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया डी पॉइंट। इसकी रीडिंग अगर सपोज आपकी यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो इस तरफ क्या कनेक्टेड है मेरा अननोन रेजिस्टेंस, और इस तरफ क्या कनेक्टेड है मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। तो मैं इस लेंथ को, जो नीचे का स्केल है, इस लेंथ को मतलब जो 40 सेंटीमीटर आएगा उसको मैं कंसीडर करूंगा LX, दैट इज लेंथ ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। और जो राइट साइड कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे LR लिखा है। LR का मतलब होता है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपका मुझे बताइए लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा अजम्पशन के तौर पे। अगर ये 40 है और 100 की आपकी स्केल है तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 40 बन जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो आपको LX मिल गया और LR मिल गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा AD इज इक्वल टू LX एंड DC इज इक्वल टू LR। अब मुझे ये पता है कि आपका ये जो कंडीशन है वो नल पॉइंट का कंडीशन है या बैलेंस पॉइंट का कंडीशन है, और मुझे पता है बैलेंस पॉइंट में जो इक्वेशन आती है वो फ्रॉम व्हीटस्टोन नेटवर्क वो आती थी आपकी R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, राइट। चलिए अब मैं देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को मैं करने वाला हूँ, जो जिसे आप कंपेयर करोगे व्हीटस्टोन नेटवर्क को और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को। ध्यान से देखना, इसको अगर आप समझ गए तो समझ लो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, राइट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब दोनों को मैं ऊपर और नीचे की तरफ रखूँगा ताकि आपको दोनों में आप कंपेयर जो है उसे आप कर पाओ। देखिए मैं थोड़ा सा उसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज आपने उस नाम से पढ़ा था। ये था आपका R1, अगर आपको पहले वाली सर्किट याद होगी। ये था आपका R2, ये था आपका R3 उस टाइम पे, और ये था आपका R4, राइट। और करंट भी उसी के हिसाब से थे, ठीक है। ये था I2, ये था I3 एंड ये था आपका I4, राइट। करंट उसी तरीके से। अब देखो जरा ध्यान से, गैल्वेनोमीटर किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, B एंड D, और यहाँ पे भी आपका B एंड D के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, फाइन। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका ये जो B और ये जो A पॉइंट है इसके बीच में क्या कनेक्टेड है, B एंड A के बीच में कनेक्टेड है X। और हमारे केस में B और A के बीच में क्या कनेक्टेड था, ध्यान से देखिए, और B एंड A के बीच में कनेक्टेड था R1। तो इसका मतलब है जहां पे आपका सर्किट में
बैलेंस कंडीशन में R1 बाय R2 था इज इक्वल टू R3 बाय R4 था, वो व्हीटस्टोन नेटवर्क में या व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में वो क्या हो जाएगा, ये जो R1 की जगह पे आ जाएगा आपका X। ये समझ में आ गया होगा आपको पहला। उसके बाद दूसरा देखिए, बी और सी के बीच में क्या कनेक्टेड था आपका, बी एंड सी के बीच में। तो देखिए बी एंड सी के बीच में आपका कनेक्टेड था यहाँ पे R2, और हमारे केस में क्या कनेक्टेड है, RB, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। तो जहां पे भी R2 था उसकी जगह पे आप क्या रखोगे, आप रखोगे यहाँ पे सिंपली RB, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये R3 कहाँ पे कनेक्टेड है, R3 हमारे पहले वाले केस में कनेक्टेड था बिटवीन A एंड D, और यहाँ पे देखिए A और D के बीच में क्या कनेक्टेड है, ये है और ये D है, इसके बीच में कनेक्टेड है एक वायर। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस वायर का रेजिस्टेंस, राइट। तो मैंने लिखा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो R3 था वहां पे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफ किसका, Lx। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Lx। मुझे Lx का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि R3 है और R4 कहाँ पे कनेक्टेड था, इट इज बिटवीन D एंड C। यहाँ पे देखिए D और C के बीच में क्या कनेक्टेड है, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज C पॉइंट। तो इसके बीच में कनेक्टेड है आपका एक दूसरा वायर जिसका लेंथ है LR। तो ये LR मतलब मुझे यहाँ पे LR का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस ऑफ LR, राइट। तो चलिए, ये आपको अब कंपेयर, दोनों के बीच में आपने कंपेयर करना सीख लिया। तो अब दोनों को पता है कि ये जो नेटवर्क है आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसी से मैंने बनाया है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो ये दोनों सिंपल है, पर जहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेंथ है, ऐसे दोनों के बीच में डिफरेंस है, राइट। अब मैं डायरेक्टली जो मैंने लिखा है उसको दिखाता हूँ, डेरिवेशन आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको मैं दोनों को नीचे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको डेरिवेशन दिखे। आगे देखिए, इस पूरे डेरिवेशन में देखिए, अब मैंने जो आपको कंपेयर करके दिखाया था वो यहाँ पे वही लिखा गया है। देखिए, एज अ ब्रिज इज बैलेंस्ड वी कैन से x बाय r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Lx डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ LR। इसको मैंने किससे कंपेयर किया है, दैट इज R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। R1 की जगह पे यहाँ पे X कनेक्टेड, इसलिए मैंने लिख दिया X। R2 की जगह पे यहाँ पे कनेक्टेड है RB, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R। उसके बाद जो R3 है, यहाँ पे R3 की जगह पे कनेक्टेड एक वायर, उस वायर के पास रेजिस्टेंस होगा, पर मुझे नहीं पता कितना है, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा, इसीलिए मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ Lx डिवाइडेड बाय R4 की जगह पे यहाँ पे दूसरा वायर कनेक्टेड है, उस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफ LR। इतना समझ में आ गया। अब मुझे निकालना है कि रेजिस्टेंस ऑफ Lx होगा कितना। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या अजम्पशन लूंगा, एक वायर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर मैंने मान लिया कि इसके 1 सेंटीमीटर में सपोज 2 ओम्स रेजिस्टेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 2 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो बताइए 20 में कितना होगा, 20 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, 20 इंटू 2 कर दीजिए, मतलब 40 ओम्स रेजिस्टेंस होगा। एकदम सिंपल है। मैंने क्या किया, टोटल लेंथ को एक यूनिट में कितना रेजिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से सिंपली यहां पे मुझे क्या करना है, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई साहब आपका जो R है वो एक यूनिट में कितना रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट में कितना रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लेंथ कितना है, सपोज इसका लेंथ अगर Lx है, तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा Lx का, तो जितना यूनिट में इंटू टोटल लेंथ, तो ये मिल जाएगा आपको रेजिस्टेंस ऑफ द Lx वायर। सिमिलरली अगर आप लिखते हो R इंटू LR, तो इससे आपको मिलेगा रेजिस्टेंस ऑफ LR वायर। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे देखिए यहाँ पे वही किया गया है, लेट R बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में R रेजिस्टेंस है, तो Lx में कितना रेजिस्टेंस होगा, R इंटू Lx। LR में कितना रेजिस्टेंस होगा, R इंटू LR। अब मैं इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो देखिए मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा x बाय r इज इक्वल टू r इंटू LX डिवाइडेड बाय r इंटू LR। यहाँ पे ये R गेट कैंसिल, आपको मिल गया x बाय r इज इक्वल टू LX बाय LR। तो आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई R इंटू LX बाय LR।
तो if we know the value of R, if you know the value of Lx and Lr, then we can easily find the value of unknown resistance, right? तो ये देखिए काफी सिंपल था, बस मुझे अगर लेंथ पता है, सिर्फ मुझे लेंथ पता है और इनिशियली मैंने कितना वैल्यू निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, अगर मुझे वो पता है तो मैं अननोन रेजिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। मतलब देखिए कितना सिंपल है एज कंपेयर टू वीस्टोन नेटवर्क से, बिकॉज वीस्टोन नेटवर्क में क्या करना था आपको, बार बार वैल्यूज चेंज करनी थी रेजिस्टेंस की, सो दैट आपको बैलेंस कंडीशन मिले। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको स्लाइड करना है। आप स्लाइड कीजिए, आपको एक लेंथ ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बैलेंस कंडीशन मिलेगा। उस बैलेंसिंग कंडीशन जैसी आपको मिलेगी, उसके बाद आप उस Lx की वैल्यू डाल दो, Lr की वैल्यू डाल दो, उसको जितना आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यूज निकाली थी रेजिस्टेंस की वो डाल दीजिए, आपको तुरंत अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू आर Lx डिवाइडेड बाय 100 माइनस Lx, ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज अगर मैं 100 में से Lx को निकाल दिया तो मुझे Lr ही मिलेगा। या इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू आर, अब मैं Lr के टर्म में लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस Lr डिवाइडेड बाय Lr। तो आपको जैसा चाहिए इस फॉर्मूले को आप वैसा मॉडिफाई कर सकते हो। आपको एग्जाम में क्या पूछा है इसके हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन में आप मतलब ये फॉर्मूले में आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक फॉर्मूला था, ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको एक बार इस पूरे टॉपिक के जो समरी है, ये समरी तो नहीं बोलूँगा, मैं पूरे को एक बार दिखा देता हूँ आपको, हम लोग ने क्या क्या इसमें कवर किया। तो सबसे पहले हम लोग ने आज किया है वीस्टोन मीटर ब्रिज, जो कि वीस्टोन नेटवर्क का एडवांस पार्ट है। उसमें हम लोग ने सबसे पहले इसका प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, उसमें ये डायग्राम था। उसके बाद हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आगे देखिए वर्किंग भी हम लोग ने एक्सप्लेन किया कि हमको क्या करना है, टच करना है पॉइंट्स को, सो दैट अलग अलग जगह पे जॉकी को रखना है, उसके बाद आपको बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करना है ऑल, ये पूरा इसमें अच्छी तरीके से शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम लोग ने एक डेरिवेशन किया जिसमें एक फॉर्मूला मिला, दैट इज x इज इक्वल टू x Lx बाय Lr इंटू आर। तो ये आपका फाइनल आंसर था। होपफुली आपको इस पूरे वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 6, जिसमें हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।